तो यार हमारे इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर किंग शी हुआन अपने एक्सेप्शनल आंखों की ताकत के दम पर यहां पर हेडिस को क्रिटिकल डैमेज देने में कामयाब होता है। इन सब पर अपनी नजरें ठहराने के बाद गॉल उसकी दाद देते हुए कहती भी है कि सिस्टर बुनिल्डा आखिर उसके पास इतनी इम्प्रेसिव पावर थी तो आखिर ये इसने शुरू में क्यों नहीं इस्तेमाल की। तो यहाँ पर बुनिल्डा थोड़ी सी सैड होते हुए कहने लगती है जब इंसान कोई बड़ी ताकत को अचीव करता है, कुछ बड़ा पाता है तो बदले में उसे उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। ये बस उसके कहने की ही देर होती है। हम देख पाते हैं यहाँ पर अचानक से किंग शी हुआन के जिस्म पर भी उसी जगह पर जख्म प्रकट होने लगता है जहाँ पर उसने हेडिस को स्ट्रक किया था। तो इसके बाद यहाँ पर किंग शी हुआन भी थोड़ा सा सैड होते हुए कहने लगता है, हाँ ये दर्द करता है, ये वाकई में दर्द करता है। हेडिस आगे कहने लगता है, कमीने कहेंगे, इतना ज्यादा बोझ तुमने अकेले अपने शोल्डर्स पे उठाया हुआ है, क्या तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती। किंग शी हुआन जवाब में बोलता है, ये बोझ नहीं है, हाँ ये शुरू से बोझ था ही नहीं, दरअसल ये दर्द ही तो मुझे सबसे ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम बनाता है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ठीक सुना, किंग शी हुआन इतना ज्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है कि उसे अपने दुश्मन का दर्द भी अपना दर्द लगता है। और इसी कीमत की तो बोनिल्डा बात कर रही थी। हमें बताया जाता है जब किंग शी हुआन जिस दिन से जन्म लिया था उसी दिन से वो सबसे कर्स प्रिंस माना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 260 बीसी में। कहा जाता है कि बैटल ऑफ चैंगपेंग के दौरान जो किंग फैमिली का जनरल था उसने जाओ के प्रिजनर्स को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया था और कहा जाता है कि उनकी नंबरिंग 4,50,000 के करीब थी। जबकि दूसरी तरफ उसी फैमिली का प्रिंस जाओ फैमिली के पास प्रिजनर था। उसी बीच में वहाँ पर उसने एक नाचने वाली को प्रेग्नेंट कर दिया था और उसी से उस प्रिंस का बच्चा पैदा हुआ था। हाँ दोस्तों, वो बच्चा कोई और नहीं जो कि आज के समय में किंग शी हुआंग के नाम से जाना जाता है। पर शुरू में उसको ये टाइटल नहीं मिला था, तब वो यिंग जेंग के नाम से जाना जाता था। इसके कुछ समय के बाद फाइनली ज़ाओ प्रिंस वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ, पर वो अकेला भागा था। उसने अपने बच्चे को वहीं पर पीछे छोड़ दिया था। पर ये कहानी तो यहाँ पर भी आके खत्म नहीं होती। उसकी मदर को भी शौक नहीं था कि वो बिना बाप के किसी के बच्चे को पाले, तो 2 साल की उम्र में उसकी माँ ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। कहो तो ये भी ना काफी है कि क्वीन फैमिली जब दोबारा से ज़ाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है तो उनके किंग को एक शख्स बताता है कि आपके बेटे प्रिंस का यहाँ पर बच्चा भी पैदा हुआ है। तो अगर हिसाब लगाया जाए वो इस समय में कोई 2 साल का ही होगा। लेकिन वहाँ के किंग ने भी उसकी जर्रा भी परवाह तक नहीं की। उसने कहा सबको मार गिरा। हाँ, यहाँ तक उसकी अपनी कंट्री ने भी उसे अबैंडन कर दिया। 5 सालों के बाद जब ये जंग और दंगे खत्म हो गए तब तक यिंग जेंग 7 सालों का हो चुका होता है। वो इस वक्त अपने दुश्मनों की कंट्री में ही रहता होता है और जब वो घर लौट के जा रहा होता है तो वहाँ की गार्ड जो कि किंग के कहने पर उसके घर को गार्ड कर रहे होते हैं वो उसको देखते सारी काफी ज्यादा नफरत करने लगते हैं, जैसे कि उन्हें उससे घिन आने लगती है। यहीं पर एक गार्ड कंप्लेन करते हुए कहता है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि किंग ने इसे बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ है, कहो तो इसे यहीं पर मार डालो। तो दूसरा गार्ड उसके काफी ज्यादा करीब आते हुए कहता है, क्या यार, अगर सिर्फ तुम्हें किंग प्रोटेक्शन ना दे रहा था तो मैं तुम्हें यहीं पर मार गिराता। इस सबको अपनी आंखों से देखने के बाद यिंग जेंग के जिस्म में अचानक से कुछ दर्द सा उठने लगता है, पर वो इस दर्द को एक मुस्कुराहट के साथ छुपा लेता है। वो यहाँ पर अपना सर झुका के बोलता है, आप सभी का शुक्रिया आपकी सर्विसेज के लिए। ये बोलकर वो फाइनली जैसे ही अंदर जाता है तो हमें बताया जाता है कि किंग ने उसे यहाँ पर बंदी बना के रखा हुआ है जिस पर सख्त कड़ी नजर रखी जाती है। आपने पूछा कि क्यों उसे अभी तक जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि ये सजा मौत से भी ज्यादा बदतर है। पूरी की पूरी कंट्री उससे नफरत करती है, वो लोग उससे बुली करते हैं। बेसिकली उसे ना ही मरने दिया जाता है और ना ही जिंदा रहने दिया जाता है। तो अगर बेसिकली शब्दों का चुनाव करूं, उसे जिंदा लाश कहना ज्यादा ठीक रहेगा। इससे पहले वो अपने घर की गहराइयों में चला भी जाता कि वो बार गार्डन में एक लेडी को अपना इंतजार करते हुए पाता है। उस लेडी की आंखों में भी हम यिंग जेंग के लिए एक खतरनाक किस्म की नफरत को देख पाते हैं। उसकी आंखें इस बात की चीख चीख के गवाही दे रही होती है कि काश मैं तुम्हारी जान को यहीं पर नोच लूं। बहरहाल वो लेडी उसे अपना नाम चुन येन बताती है
यहाँ तक उससे ये भी पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर देती है कि मैं तुम्हारी चाहे भले ही बॉडीगार्ड तो हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं तुम्हारी केयर टेकर भी हूँ। तो केयर टेकर होने के नाते यहाँ के सारे रूल्स मैं बनाऊं और मेरा जो भी दिल करे मैं तुम्हारा हाल वैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर डरने के बजाय और हिचकिचाने के बजाय पता है वो क्या करता है? वो एक मुस्कुराहट के साथ अपने सर को झुकाते हुए कहता है, थैंक्स फॉर योर सर्विसेज मैम। चुनिया थोड़ा सा हैरानगी जताते हुए कहती है, वैसे एक बात तो है कि बच्चे होने के नाते तुम्हें प्रॉपर मैनर्स सिखाए गए हैं। जिन सब के बाद वो जब उसके रूम में एंटर करती है वो जगह काफी ज्यादा गिटी पिटी सी होती है और जब वो यहाँ पर उसे टांट मारने लगती है कि तुझ जैसे कीड़े के लिए ये काफी बेहतर जगह है अभी भी, तो यिंग जैन उसके उस पॉइंट को इग्नोर करते हुए कहता है कि मैम क्या आपको पानी पीना है? चुनिया थोड़ा सा फिर से हैरान होते हुए कहती है, कभी कभार ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि तुम अभी सब 7 साल के हो। यिंग जैन आगे बोलता है, तो क्या इस चीज में कोई दिक्कत की बात है? चुनिया थोड़ी फ्रस्ट्रेशन के साथ आगे बोलती है, यहाँ पर सब चीजों से मुझे दिक्कत है। सबसे पहले तुम्हारी मुस्कुराहट के साथ तुम काफी अजीब तरीके से मुस्कुराते हो, चाहे मैं तुम्हें जो कुछ भी बोलूं तुम बिल्कुल बड़ों की तरह बर्ताव करते हो, जबकि इस उम्र में बच्चे काफी ज्यादा रोते हैं, चीखते हैं और खेलते हैं। तो आखिर तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है? यिंग जैन जिसे समझ में नहीं आता वो क्या करे, वो यहाँ पर उससे माफी मांगने के बजाय रोने का नाटक करने लगता है। यही चीज तो चुनियन के दिमाग के ऊपर से गुजर रही होती है। इसके बाद ये लोग मिलकर सफाई करने लगते हैं। तो यार यहीं से शुरुआत होती है यिंग जैन और चुनियन के बीच में फैमिली की। कुछ समय के बाद जब ये लोग जाकर शॉपिंग कर रहे होते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि चुनियन लेडी इस टाउन में काफी ज्यादा पॉपुलर है। उधर ही चुनियन नोटिस करती है कि गरम बंस को देखकर यहाँ पर यिंग जैन के मुंह में पानी उबर रहा है। वो यिंग जैन से बोलती है, अबे क्या यार, अगर तुमने कुछ खाना है तो अपने मुंह से मुझे बता। ये बोलते हुए वो जब उसके लिए ब्रेड खरीदने ही लगती है कि उसी समय सैलड की नजर जब हमारे यिंग जैन पे पड़ती है, वो गुस्से से आग उभरने लगता है। वो उस बर्ड को जमीन पर फेंकते हुए कहता है कि दफा हो जा किंग फैमिली के बदबूदार प्रिंस, यहाँ पर तेरी कोई जगह नहीं है। जो सबको अपनी नजरों से देखने के बाद चुनिया उसके गिरबान से पकड़ते हुए बोलती है, तुझे पता है कि मैं इसकी केयर टेकर हूँ, किंग के संदेश से मैं यहाँ पर इसकी हिफाजत कर रही हूँ। पर दोस्तों इसके बाद पता है क्या होता है? इसके बाद वो होता है जो कि यहाँ पर चुनियन ने जरा भी अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा होता। वो जमीन से उस ब्रेड को उठाता है और उसे खाते हुए कहता है, आपका बहुत शुक्रिया, सच कहूँ तो ये मेरे लिए काफी है। उसकी बातें जो कि चुनियन के दिल पर अब जाकर चुभने लगती है कि सारे शोर शराबे की वजह से टाउन के लोगों का ध्यान अब हमारे यिंग जैन की ओर जैसे तैसे करके पड़ता है। सारे लोग उससे अपनी गंदी निगाहों से घूरने लगते हैं। वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि जरा देखो तो सही, किंग शेन का नादान प्रिंस, क्वीन फैमिली का वो खूनी प्रिंस जिसके बाप वजदादों ने काफी कत्ल किया है और हमारे मरे हुए लोगों का खून इसके भी हाथों पर लगा होगा। वो घबराते हुए उनकी नजरों को कैंसल करने के लिए अपनी मुस्कुराहट देने लगता है। पर सारे लोग यही बड़बड़ा रहे होते हैं, मेरे बच्चे को जिंदा गाड़ दिया गया, मेरे भाई को जिंदा जला दिया गया, मेरे बेटे को तब तक टॉर्चर किया जब तक वो मर नहीं गया। उनकी नजरें उसके जिंदा वजूद को अंदर तक घूरने लगती है, जैसे कि उनकी निगाहें, उनकी नजरें उसे जिंदा नोच ले। वो महसूस कर पाता उनकी नजरें यहाँ पर किसी भी तीर कमार से ज्यादा गहराई तक चुभड़ी होती है। पर दोस्तों पता है वो क्या करता है? वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, अपने सर को झुकाकर यहाँ से चला जाता है। खाना खाने के बाद जब ये फारग होकर सोने जा रही होता है तो चुनिया उसके जिस्म में कुछ अजीब सा नोटिस करती है। वो फौरन से जब उसके गिरबान को पकड़ के उसके कपड़ों को नीचे करती है तो वो देख पाती जैसे कि उसके जिस्म को किसी ने जलाया हो। उसका जिस्म पूरे के पूरे गांव से बड़ा होता है। वो गुस्सा होते हुए कहती है, बताओ बताओ तुम्हें टाउन के लोगों में से किसने चोट पहुंचाने की कोशिश की? ये जैन मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जब मैं अपनी नजरों से किसी को जख्मी होता हुआ देखता हूँ या फिर लोग जब मुझे अपनी नफरत वाली निगाहों से घूरने लगते हैं
तो उनके इमोशंस, उनके जज्बात, उनका दर्द मेरे जिस्म पर अपने निशान को छोड़ देता है। दोस्तों, साइंस भी इस थ्योरी को कहीं ना कहीं बैकअप देती है। इसे कहा जाता है मिरर टच साइनेस्थीसिया, जिसमें साइंस कहती है अगर तुम कभी कभार किसी को अपने हाथों से अपनी चीख को टच करते हुए अपनी नजरों से देख पाते हो, तो ये सिग्नल यहाँ तक तुम्हारे ब्रेन तक जाता है और तुम्हें लगता है कि जैसे कि तुम्हारी चिन को भी कोई छू रहा है। ठीक है, ऐसी इसकी दूसरी मिसाल ये है, जब तुम किसी बच्चे को रोते हुए देखते हो तो कभी कभार तुम भी दुखी हो जाते हो या रोने लगते हो। और ये थ्योरी हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, किसी का ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है। पर जहाँ तक यिंग यांग की बात है, एनिमे में इसे थोड़ा एग्जैजुरेट करके दिखाया जा रहा होता है। यिंग यांग अगर किसी को जख्मी होता हुआ देख ले अपनी आंखों से, तो वही जख्म उसके जिस्म पर भी प्रकट हो जाता है और उसकी वजह है ये गंदी सी इन्वायरमेंट। उससे बचपन से लोग अपनी गंदी नजरों से देखते थे, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसके सिम्टम्स इस चीज को लेकर बढ़ने लगे थे। चूंकि यिंग यांग का बहुत ज्यादा प्योर हार्ट है, वो लोगों के दर्द को अपना दर्द समझता है। यिंग यांग इतने दर्द के बावजूद भी मुस्कुराते हुए कहता है कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। वो ये बोल रही होते कि दर्द से तड़पने की वजह से वो अपने होश को खोने लगता है। चुड़िया उसे संभालते हुए कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, खुद को देखो तो सही, तुम इस दर्द की वजह से खड़े भी नहीं हो पा रहे, तुम खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो, ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। यिंग यांग इसके जवाब में कामली रिप्लाई करता है मैं जानता हूँ मेरे दादा और मेरे बाप ने उनके लोगों को तकलीफ दी है, उनके लोगों को जिंदा दफन किया, जिस वजह से वो मुझसे नफरत रखते हैं और यही मेरी सजा है। मेरे बाप दादों को तो ये सजा नहीं मिली, तो किसी को तो उनकी कीमत को झुकाना ही था। हाँ दोस्तों, 7 साल की उम्र में होने के बावजूद भी यिंग यांग इतनी समझ में लगता था कि जस्टिस क्या होता है, किसी का दिल दुखाना क्या होता है। और उस दर्द को छुपाने के लिए, उस दर्द को हल्का करने के लिए यिंग यांग हर वक्त मुस्कुराता रहता था। यिंग यांग मुस्कुराते हुए कहता है मेरे ख्याल में अगर मैं मुस्कुराता रहूं, थोड़ा वेट करूं, तो शायद से वो लोग मुझे माफ कर दे। चुनिया यहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है माफ कर दे, अगर इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम पागलों की तरह वहां पर खड़े होकर मुस्कुराते मत रहो जोकर की तरह, तुम्हें तो गुस्सा आना चाहिए ऊपर, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें तो इस टाउन में हर एक लोगों से नफरत होनी चाहिए है। चैपिन वॉर के दौरान जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये बोलते बोलते चुनियन यहाँ पर कूट कूट के रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है तुम ये डिजर्व नहीं करते, सच कहूँ तो कोई भी ये डिजर्व नहीं करता। तुम्हारे पिछले बाप अजदाद ने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें क्यों मिले? तुम एक लड़के हो, अगर तुमने रोना है तो रो लो, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करो। दोस्तों, आज तक उससे कभी भी ये बातें किसी ने नहीं की होती। उसे तो कहा गया होता है कि तुम गुनहगार हो, तो तुम कैसे आंसू को बहा सकते हो? आज चुनिया उसे एक मदर की तरह प्यार करते हुए ये बोलती है कि तुम रो सकते हो। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम एक इंसान हो, तुम एक बच्चे हो। रोते हुए उससे गले लगा के यही समझा रही होती है तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा दिल एक मोम की तरह नरम है। तो मैंने कहा कि तुम रो सकते हो, तो तुम वाकई में रो सकते हो। लोग तुम्हें कर्स प्रिंस बुलाते हैं, लेकिन अगर सच कहूँ तो तुम सबसे ब्लेसिंग प्रिंस हो। मैंने आज तक कभी भी किसी के दिल को इतना नरम नहीं देखा। वो उससे जैसे जैसे प्यार कर रही होती है, आज पहली बार हम यिंग यांग की आंखों में आंसू को देख पाते हैं। दोस्तों, ये बोलकर वो कूट कूट के यहाँ पर रोने लगता है। आज जब से वो पैदा हुआ है, वो पहली बार अपने इमोशंस को बाहर निकालता है। तो जब अगले दिन वो उठता है तो यहाँ पर चुनिया उसे एक कपड़ा आंखों पर बांधने के लिए देती है। यिंग यांग हैरान होता है कि ये आपने मेरे लिए बनाया है। उसकी काइंडनेस उसके दिल पर जा लगने लगती है। वो फौरन से इस कपड़ों को अपने आंखों पर बांधते हुए कहता है हाँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को आवाज थोड़ी सी अजीब लग रही है तो मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इसी वजह से वैसे तो मैं इस वीडियो को इतनी जल्दी नहीं बनाने वाला था, लेकिन आप लोगों के बढ़ बढ़ के कमेंट्स मुझे आ रहे थे जिसमें आप लोग काफी ज्यादा मेरी आवाज की तारीफ कर रहे थे
और ये देखकर मुझे लगा कि नहीं, वीडियो को जल्दी डिलीवर करना चाहिए। पर जब मैंने आप सभी को अपने बारे में थोड़ा बहुत पिछली वीडियो में बताया था, तो उसमें कुछ लोग थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि दरअसल लास्ट टाइम हुआ ही क्या कि मुझे जाना पड़ा। तो जब मैं वापस आ गया तो लोगों ने बढ़ बढ़ के वेलकम बैक के कमेंट्स किए। तो जो लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं और जो लोग वेलकम बैक के कमेंट्स करें, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आई नेवर लेफ्ट। आप लोग चले गए थे, मैं इधर ही हूँ और इधर ही बैठा हुआ, जैसे जैसे मैं पहले से होता था, जैसे शुरुआत से होता था। तो इसी वजह से आई नो, प्लीज मुझे बताने दीजिएगा। लास्ट टाइम ये हुआ था कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और जब डॉक्टर ने मेरी ट्रीटमेंट को शुरू किया था तो मैंने 1 महीने के लिए सब छुट्टी ली थी। उस टाइम दोस्तों मेरे व्यूज इतने ज्यादा आते थे कि शायद से किसी के ना आते हो एनिमे कम्युनिटी में। पर अपनी ट्रीटमेंट को पूरे करने के बाद जब मैं 1 महीने की ब्रेक से वापस आया तो कोई भी नहीं था। सच में जब मैंने वीडियो डाली कोई था ही नहीं उस वीडियो को देखने के लिए। लोगों ने मुझे सिर्फ 1 महीने में बुला दिया। मैंने 3 साल लोगों को सर्व किया था, बीच में चैनल भी मोनेटाइज नहीं था, कोई पैसा नहीं कमा रहा था। मैंने फिर भी 2 साल लगातार वीडियोस डाली थी लोगों के लिए। सच कहूँ तो आप लोगों के कमेंट्स इतने ज्यादा पहले अच्छे होते थे कि ये काफी था कि मैं वीडियोस डालता रहूं बिना पैसों के। मेरे लिए व्यूज का आना और आप लोगों की सपोर्ट ही काफी थी। पैसा उस वक्त मैं नहीं कमा रहा था क्योंकि चैनल डिमोनेटाइज हो चुका था। तो इसी वजह से मैं अपना चेहरे के साथ इस बार वापस आया हूँ कि लोग मुझे इतनी जल्दी भूल ना जाए। तो प्लीज इस बार मुझे मत भूलना यार। ऐसे लगा 2 साल काम किया था बिना किसी पैसों के, वो लोग एकदम बुला दिया गया। 2 साल बिना पैसों के काम किया दोस्तों, इस तरह बुला दिया गया जैसे मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दोस्तों इस चैनल पर 147 के सब्सक्राइबर्स हैं। इनमें से मुझे बता किसको मैं याद था जब मैंने वीडियो डाली थी। इसी वजह से मैं इस बार अपनी पहचान के साथ आया हूँ, अपने चेहरे के साथ आया हूँ, सब आप लोगों को ये बताने के लिए कि आई एम हियर, ताकि पिछले बार वाली गलती इस बार कहीं दोबारा ना दोहराई जाए। दोस्तों मैं इस बार काफी उम्मीदों के साथ वापस आया हूँ। तो मेरा सवाल ये उठता है, जो लोग वेलकम बैक के कमेंट्स करें, क्या ये सब इसी एनिमे के लिए है या फिर इस सीरीज के खत्म हो जाने के बाद आगे भी कुछ और डालूं तो क्या उस पर भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे? तो लास्ट टाइम मैंने पिछली वीडियो में इसी चीज को लेकर डिस्कस किया था, लेकिन काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हुआ ही क्या कि आपको जाना पड़ा। तो मैं क्लियर कर दूं, मैं असल में गया ही नहीं था। मुझे मजबूरन 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी अपनी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जब मैं वापस आया तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। तो हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग मेरी बढ़ बढ़ के वॉइस की तारीफें कर रहे हैं, तो यार ये वॉइस तो दूसरी सीरीज में भी होती है, तो आप लोग कहाँ चले जाते हो? तो इसी वजह से मैंने पिछली वीडियो में अपना फेस दिया था और सच कहूँ तो लोगों को काफी पसंद भी आया। लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे फेस से, तो इसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा। पर मैं ये भी कहूंगा कि मेक श्योर करना ये सपोर्ट आगे भी इसी तरह डटी रहे। वेल एनीवे, कहानी की तरफ वापस आते हैं। इसी तरह वो हंसते और मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी को गुजारने लगते हैं, जहाँ पर यिंग फाइनली बच्चों की तरह शरारतें करना शुरू कर देता है। वो उन विलेजर्स को तंग करता होता है जो उसे मुश्किल वक्त देते होते हैं, और अपनी जिंदगी में पहली बार इन सालों में उसने हैप्पीनेस को महसूस किया होता है। और इसके ठीक 2 सालों के बाद हमें किंग फैमिली के बारे में दोबारा से दिखाया जाता है, जो कि नेक्स्ट किंग बनने का राइट रखते हैं। वो एक एक करके मरने लगते हैं। तो फाइनली यिंग जैन का फादर को वो कुर्सी मिल जाती है, और इसके बाद इस पूरे कैसा में कोई भी प्रिंस नहीं बचा होता, जिस वजह से उसका फादर बोलता है, जाओ फैमिली के बीच में मेरा एक बच्चा पैदा हुआ था, अब जाकर उससे ले आओ। क्योंकि दोस्तों कोई भी रॉयल प्रिंस नहीं बचा होता जो कि उसके बाद कुर्सी को ले पाएगा। तो रातों में जिंग फैमिली वहां पर पहुंच जाती है जाओ फैमिली के पास अपने प्रिंस को वापस पाने के लिए। तो यार इसी तरह कैरेज में बिठाकर यिंग जैन को फैमिली के दरबार में ले जाया जा रहा होता है, जहाँ पर यिंग जैन अंदर थोड़ा सैड बैठा होता है। वो कहता है कि जैसे ही हम बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो चिंयन बोलती है कि हाँ, सच कहूँ तो 2 साल काफी जल्दी बीत गए। तो आगे से यिंग जैन भी कहने लगा, क्या मैं प्रिंस बन चुका हूँ, प्लीज मेरे साथ कोई फैमिली में चलो, मैं तुम्हें आसानी से वहाँ की नेशनलिटी दिला सकता हूँ। चिंयन बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा सब कुछ जौ में ही गुजरा है, मेरा पूरा बचपन से लेकर आज तक मैं उस कंट्री को अबैंडन नहीं कर सकती। कि दोस्तों इसी सब में देखते देखते अचानक से ऊपर हमला हो जाता है। हमें पता चलता है वो जाओ के कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर यिंग जैन की जान लेने को आए होते हैं।
वो गार्ड्स उन्हें वार्न भी करते हैं कि ये प्रिंस है यहाँ का, अगर तुम इसे टच करोगे तो जंग की दोबारा से शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों वो गार्ड्स एक एक करके सारे के सारे लोगों को मार गिराते हैं कि आखिरकार वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुनयन और यिंग जैन ही बाकी होते हैं। यिंग जैन यहाँ पर चुनयन से सवाल पूछता है कि इस गांव के लोग मुझ पर क्यों हमला कर रहे हैं। चुनयन बताती है कि दरअसल जब तुम गांव में रहते थे तो तुम्हें लोग शुरू से ही मारना चाहते थे, लेकिन किंग तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा था। पर आज तुम गांव से बाहर निकल चुके हो, तुम्हें किंग प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, तो जो लोग भी तुमसे बदला लेना चाहते हैं वो तुम्हारे खून की प्यास में यहाँ तक जा पहुँचे हैं। यिंग जैन नोटिस करता कि सब उसकी वजह से कितने मासूम लोग मारे गए। वो अपनी पट्टी को उतारते हुए, अपनी स्वॉर्ड को उतारते हुए कहता है, चुनयन स्टैंड डाउन, इन लोगों से मैं अकेले में सामना करूंगा। पर चुनयन को गुस्सा आ जाता है उसकी ये बात सुनकर। वो अपने घोड़े को उसकी पेट में मारते हुए कहते हैं, गधे कहीं के, मैं तुम्हारी एंड तक प्रोटेक्शन करूंगी और इसी चीज की तो मुझे सैलरी मिलती है। ये बोलते हुए वो नजर चपकते ही दो गार्ड्स को तो वहीं पर सुला देती है, पर डैमेज लेने की वजह से वो वहीं पर थक जाती है और उसे आगे बढ़ने में दुश्वारी आने लगती है कि पीछे से एक गार्ड फौरन से उसके अंदर अपने ब्लेड को आर पार कर देता है। पर दोस्तों मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, उसके ब्लेड उसके अंदर आर पार हो, उसके ये मम्मे क्यों इतने ज्यादा उछल है। आई मीन इनका साइज अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गया। क्या तुमने कभी किसी लड़की को यूं मरते हुए देखा है? खैर यार उसका ब्लेड जैसे जैसे करके उसके आर पार जाता है, जो सब देखकर एक बार फिर से खुद से नफरत होने लगती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। पर फिर भी मरने से पहले वो इस गार्ड को भी उड़ा के फेंकती है। पर सैनिकों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। ठीक उसके पीछे से दूसरा सैनिक निकलते हुए एक और जानलेवा वार करता है, जिससे दर्द से तड़पते हुए चुनयन वहीं पर गिर जाती है। यहाँ पर यिंग जैन को बचाने के लिए जब कोई भी ना बाकी होता कि अपनी आखिरी सांसों में भी चुनयन उसके पीछे से उसकी गर्दन को दबोच लेती है। वो यहाँ पर बोलती भी है कि मेरे नन्हे के पास जाने की अपनी कोशिश भी मत करना। ये बोलते हुए वो उसकी गर्दन को वहीं पर तोड़ देती है। तब और फिर तभी यिंग जैन उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है कि क्यों क्यों आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया। चुनयन उसे बताती है कि एक चीज मैं तुमसे छुपा रही थी, एक समय में मेरा भी एक बच्चा था, अगर वो आज यहाँ पर होता तो वो ठीक तुम्हारी उम्र का ही होता। पर सच तो ये उससे तुम्हारी फैमिली मतलब कि तुम्हारे दादाओं ने उसे जिंदा दफन कर दिया था। उसके गुजर जाने के बाद मेरे पास जीने की कोई भी वजह न बाकी थी, और ऐसा कोई दिन मुझे याद नहीं था जहाँ पर मैं किंग फैमिली के किंग्स को कर्ज करती थी, मैं उन्हें बदवाएं देती थी, मैं उनसे अपना बदला चाहती थी। और जब मुझे तुम्हारे बारे में मालूम पड़ा तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हारा केयर टेकर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी पहली मुलाकात में तुम्हारी जान को अपने हाथों से नोच सकूं। पर मैं ऐसा करने में नाकाम है, और जब मैं जैसे तैसे करके तुम्हारे साथ वक्त गुजार रही थी, मुझे तुम्हारी काइंडनेस ने बदल दिया। तुम्हारी काइंडनेस ने मुझे यकीन दिलवाया कि बदले से बढ़ के भी कुछ होता है। मैं समझ गई थी कि अगर तुम जैसा हम्बल पर्सन अगर किंग बन जाता है तो दुनिया के सारे दंगे वहीं पर खत्म हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि तुम्हारी काइंडनेस ने मुझे बदल दिया। उसकी ये बातें सुनकर यिंग जैन के आंखों के आंसू उसके मुंह से टपकते जाते हैं, और आखिरी शब्दों में वो यिंग जैन से कहती है कि प्लीज दुनिया के तुम सबसे ग्रेटेस्ट किंग बनना। उसके दम को तोड़ने से पहले यिंग जैन भी उससे वादा करता है रोते हुए कि मैं वादा करता हूँ मैं दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट किंग बनूंगा, किंग ऑफ द बिगिनिंग बनूंगा। वो रोते हुए कहता है प्लीज अब तो मुझे छोड़कर मत जाओ। चुनयन उसे याद दिलवाती है, बस तुम इतना याद रखना, जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम गुस्सा करो, जब तुम्हें रोना आए तो तुम रो दो। वो जैसे तैसे रो रहा होता है तो यहाँ पर चुनयन को उसके अंदर अपने बच्चे का चेहरा दिखता है। वो अपने बच्चे के नाम से पुकारते हुए कहती है शुनियो, तो यहाँ पर तुम छुपे बैठे हो, करीब आओ और अपनी माँ को प्यार करने दो। वो मरने से पहले उसे अपना बच्चा बुलाती है, तो उसकी आखिरी सांसों में यिंग जैन रोते हुए उससे भी अपनी मदर पुकारता है। उसके आखिरी अल्फाज भी हाउ होते हैं, वही शब्द जो कि यिंग जैन बार बार दोहराता है। तो हाँ यार इसी तरह यिंग जैन अपने दम को तोड़ देती है मेरे भाई लोगों। तो दोस्तों इसके बाद ठीक सलाह किंग शी हुआन फाइनली अपने घर पहुंच जाता है, और अपनी 12 साल की उम्र में वो इस पूरी की पूरी जगह का किंग बनता है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सब हिस्ट्री थी जो मैं आप सभी को पहले भी पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अपनी मदर से वादा पूरा करने के लिए उसे किंग शी हुआन का टाइटल मिला, द किंग ऑफ द बिगिनिंग, द किंग ऑफ ऑल टाइम। इसी तरह
इसी तरह कहानी प्रेजेंट में आती है। बुनिल्डा ये सारी की सारी कहानी गोल को बता रही होती है, जो सब सुनकर गोल की आंखों में भी आंसू बढ़ाते हैं। तो इसी के साथ किंग शी हुआन यहाँ पर हेडिस को बताता भी है, इसी वजह से मैं तुमसे हार नहीं सकता, क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया कि मैं सबसे ग्रेटेस्ट किंग बनूंगा और किंग नहीं हारते। इसी के साथ दोनों के बीच में हमें एक जबरदस्त किस्म का क्लैश दिखाया जाता है और यहाँ पर हमारी ये वाली एपिसोड आकर खत्म होती है।